तो मोदी केयर में आपको सीखना चाहिए, और सीखना ऐसे गुरुओं से चाहिए जो आज कहीं ना कहीं एक ऐसे लेवल से ऊपर चले गए हैं जो लोगों के लिए ड्रीम होता है, लोगों के लिए ड्रीम होता है, लोगों के इंस्पिरेशनल होता है। और ऐसी शख्सियत आज हमारे साथ में है, ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ में जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। और आप भी यहाँ पर बैठे हैं इसी मकसद से बैठे कि आपकी जिंदगी भी बदल जाए, और कोई रीजन नहीं है आपका यहाँ बैठने का। आपका रीजन है कि आप कुछ सीखने को मिल जाए, और सीखने को मिल जाए और उससे जिंदगी बदल जाए। और ये तभी होता है जब सीखने को मिल जाए और आप उसके ऊपर मनन कर लो, और मनन करने के बाद नमन कर लो, और नमन करने के बाद कर्म कर लो। और अगर आपने ये कर लिया तो जिंदगी अलग ही हो जाएगी। देखिए, एक होता है लक्षण और एक होता है विलक्षण। इन दोनों में बहुत फर्क है। लक्षण बहुत दिखते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर दिखते हैं, पर करते नहीं है बहुत सारे लोग। जिन लोगों के अंदर पावर होती है, हर व्यक्ति वो काम नहीं करता जो उसके अंदर पावर होती है। पर ये भगवान ने पावर दी है हर इंसान को कि वो जो सोच सकता है वो पा सकता है, जो सोच सकता है वो पा सकता है। और आज एक ऐसी शख्स से हम लोग मिल रहे हैं जिन्होंने जो सोचा वो पाया, और आज जिंदगी में बहुत सारे लोगों के साथ में वो काम कर रहे हैं जो करना चाहिए। वो कहते हैं ना कई बार, जिसको छू लो वो पारस हो जाए, जिसको छू लो वो सोना हो जाए। और कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल सही मानने रखता है। उनको किसी ने छुआ और वो सोना हो गए, अब वो किसी को छू रहे हैं वो सोना हो रहे, वो पारस हो रहे। लेकिन वो छूने से काम नहीं चलता। छूने के बाद अगर आप हाथ देखोगे, जब दो लोग हैंडशेक करते हैं ना, एक हाथ देता है और एक हाथ लेता है, तब हैंडशेक होता है। हैंडशेक ऐसे नहीं होता कि आप दे दो और वो दूसरा लेना। और आपने सुना होगा ताली दोनों हाथों से बजती है। तो देने के लिए अगर कोई मिल रहा है और लेने वाला का ना हो तो भी मजा नहीं आता, और लेने वाला हो देने वाला कोई ना हो तब भी मजा ना आता। तो इसलिए कहते हैं इस बिजनेस में अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। अपलाइन भगवान के बराबर होता है, अपलाइन भगवान के बराबर होता है। और उसको वो वैल्यू दीजिए जो चाहिए, जो एक अपलाइन को चाहिए, और फिर वो आपको वो देगा जो आपको चाहिए। उसको कहते हैं गुरु ज्ञान। इस बिजनेस में क्या, अगर आप देखोगे, आज हनुमान जयंती है। आज जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका गुरु होता है भगवान हनुमान जी, उसके गुरु होते हैं भगवान हनुमान जी। तो अपना गुरु बना लीजिए, किसी ना किसी को गुरु बना लीजिए। और बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बिना गुरु के ज्ञान नहीं। और अगर आपको ज्ञान मिल गया तो जिंदगी में कुछ भी आसान हो सकता है। और एक ऐसी गुरु है जो राजस्थान के जयपुर से हैं, और मोदी केयर में अगर आप बात करें ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं, और काफी कुछ उन्होंने मोदी केयर के लिए किया, लोगों के लिए किया। और उसका रिजल्ट आप देखिए, वो आइकॉनिक वाली जिंदगी जी रहे, एक सेलिब्रिटी वाली जिंदगी जी रहे। सेलिब्रिटी जिसको हम लोग बात करते हैं, लोग इस लेवल पे आने के लिए बात करते हैं। लोग अगर मैं देखूं तो बहुत सारे लोगों ने उनके पिक्चर लगा रखी है डीपी पे, और डीपी पे पिक्चर लगाना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। ये उन्हीं वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर कहीं ना कहीं बहुत मादा होती है। तो आज एक ऐसी शख्सियत के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे जिनके साथ में हमने कल एक प्रोग्राम किया था, पार्ट 1 किया था लीडरशिप के ऊपर। और आज मैं चाहूंगा हम सब लोग उनका स्वागत करें, उनको मैसेज देखें, उनको हम लोग स्वागत करेंगे। और उनका इस बिजनेस में अगर आप देखें तो जो उनको ज्ञान है उस ज्ञान का फायदा उठाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि हम सब लोग स्वागत करें मोदी केयर के राजस्थान के ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मिस्टर कपिल वर्मा एंड मिसेस अनीता वर्मा जी का। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी आपका। आप अपने आप को परिचित करिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच सर, लुकिंग गुड सर, स्मार्ट, एकदम डैशिंग, थैंक यू, बहुत अच्छे लग रहे हो सर। अच्छा सर, बहुत सारे लोगों ने कल देखा, बहुत सारे लोगों के कमेंट मुझे आए कि कपिल जी जैसी शख्सियत हमने नहीं देखी। बहुत सारे चैलेंजेस के बाद में भी आपने हारना नहीं सीखा, आप जीतते गए। बहुत सारे चैलेंजेस आए जिसमें बहुत सारे लोग टूट जाते हैं। तो आपके पीछे मतलब क्या ये बचपन से आपका एटीट्यूड था या कहीं एक लेवल पे आके आपने डेवलप किया जिंदगी में? क्लास फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक गजेटेड ऑफिसर हुआ करते थे। शुरू से कभी कोई कमी नहीं रही लाइफ के अंदर। अच्छा घर था, अच्छा परिवार था।
और घर में सबसे छोटा था, तो सब चीजें एंजॉय करता था, समय से पहले मिल जाती थी, कोई चीज डिमांड करता था तो उससे पहले ही आ जाती थी। और कब मेरी एजुकेशन हुई, कब सारी चीजें हुई, मुझे पता भी नहीं चला। इगोइस्टिक बहुत था शुरू से, बहुत इगोइस्टिक था। लोग कहते हैं कि आज मुझे सुनने में आता है कि कपिल जी बहुत सिंपल तरीके के व्यक्ति हैं और किसी तरीके से गुस्सा नहीं करते, बहुत पेशेंटली काम करते, लेकिन ऐसा मैं था नहीं। मैं बहुत अलग तरीके का इंसान था। छोटी छोटी बातों पे मुझे गुस्सा आता था और किसी को भी कुछ भी बोलने से मैं कतराता नहीं था और अपने किसी को कुछ समझता भी नहीं था। तो ये वो समय था जब मैं कॉलेज कर रहा था। जब मैंने पहली बार मेरा जब वकालत हुई और मैं कोट पहन के जब पहुंचा था कोर्ट के अंदर, तो मैं 7वें आसमान पे था। मैं किसी को कुछ समझता नहीं। वो लाइफ थी सर। और ऐसा नहीं है कि अपने अंदर चेंज नहीं किया। चेंज इसलिए किया क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि अगर लाइफ के अंदर आगे बढ़ना है तो अपने अंदर बदलाव करना बहुत जरूरी है। और कुछ बुक्स पढ़ने की आदत थी, कुछ बुक्स पढ़ते थे। हमारे मेंटर हमेशा ये कहते थे, तरुण जी, की कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो। तो जब भी बुक्स पढ़ते थे तो उनमें एक ही चीज कही जाती थी कि एक फ्लेक्सिबल, जिस तरीके से एक पेड़ होता है, वो फ्लेक्सिबल पेड़ तभी घना हो सकता है जब वो फ्लेक्सिबल हो, जिसपे फल लगे होते। और अगर सूखा दरख्त है तो वो टूट जाएगा, वो अगर वो अकड़ा हुआ है तो वो टूट जाएगा। तो ये मुझे समझ में आ गया था कि अकड़ने से काम नहीं चलेगा। और मैंने अपने अंदर बहुत चेंज किया, बहुत चेंज किया। मतलब अगर मैं बात करूं तो अगर मैं आज से 6-7 साल पहले की बात करूं और आज की बात करूं तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत चेंज किया। तो चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है, इस बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो अपने अंदर चेंज करना बहुत जरूरी है। जी सर, वो बहुत सही कहा सर आपने। और बहुत सारे लोग आज की डेट में सोच रहे होंगे कि हम ये एक लाइफस्टाइल जी रहे हैं, इसके बाद ये करना पड़ेगा तो चेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग चेंज से डरते हैं सर। और इवन मैंने पढ़ा है और मैं मानता भी, बहुत बड़ा बिलीवर हूं इसमें, कि चेंज इज कांस्टेंट। सब कुछ वेरिएबल हो सकता है, सब कुछ मूव हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट नहीं बदला जा। चेंज हमेशा रहेगा, लेकिन बहुत सारे लोग चेंज करने से अपने आप को डरते। तो आपको भी शुरू में डर लगा सर कि मैं लॉयर से मोदी केयर करने जा रहा हूँ, जिंदगी में कैसा होगा। 4 साल मैंने आज इस पढ़ाई को दिए, आपने 4-5 साल अपने लॉयर को दिए होंगे, और एजुकेशन में इतना टाइम लगाने के बाद में एकदम से टेट बदलना बहुत बड़ा रिस्क है, और बहुत सारे लोगों ने मना किया होगा। तो उस समय क्या चीज थी सर जो आपको डायरेक्ट सेलिंग की तरफ खींच रही? जैसा कि सर आपने बोला कि वाकई में डर लग रहा था, बहुत ज्यादा डर लग रहा था। जब मैं यहाँ आया, मेरे फैमिली के अंदर ही बहुत सारे सवाल उठाए गए। मेरे फादर ने मुझसे काफी समय तक बातचीत भी बंद कर दी। परिवार में हर व्यक्ति मुझे ऐसे देखता था जैसे मैंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया, क्योंकि अपने ट्रेंड को बदलना, और जिस फील्ड के अंदर बहुत समय मैं दे चुका था, 3 साल उसकी पढ़ाई करने में मुझे लग गया था। उसके बाद लगभग 4 साल तक मैंने 4 से 5 साल तक मैंने प्रैक्टिस की थी। वो करने के बाद अचानक सब कुछ चेंज कर देना, तो वो आसान नहीं था। और वो आसान नहीं था ये डिसाइड करना, डिसीजन लेना। लेकिन क्योंकि इस इंडस्ट्री को मैं पहले से समझ रहा था, इससे पहले मैं एक कंपनी के साथ एसोसिएट था और उसके अंदर भी मैंने काफी समय निकाला, तो मुझे ये तो समझ में आ गया था कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और मैंने एक बुक पढ़ी थी सर, 21वीं सदी का व्यवसाय, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी। उसमें 4 पॉइंट लिखे हुए थे, जिसमें पहला पॉइंट था कि अगर आपको लाइफ के अंदर सफल होना है तो 4 पॉइंट्स पे ध्यान देना है। पहला पॉइंट कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स का बिजनेस होना चाहिए। सेकंड, डाइवर्सिफाई होना चाहिए। थर्ड, डुप्लीकेबल होना चाहिए। और फोर्थ, खुद का होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट मेरे को समझ में आ गए थे। और जितने भी सफल व्यक्तियों को हम देख रहे थे, उनके पीछे एक चीज दिख रही थी, वो था नेटवर्क। जो जितना सफल व्यक्ति है उसके पीछे उतना बड़ा नेटवर्क है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास छोटा नेटवर्क है तो वो पार्षद का चुनाव लड़ता है, किसी के पास बड़ा नेटवर्क है तो वो एमएलए का चुनाव लड़ता है, उससे बड़ा नेटवर्क है तो वो एमपी बनता है, और उससे बड़ा नेटवर्क है तो वो प्रधानमंत्री बनता है। तो इसका मतलब नेटवर्क अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। और आज के समय में ये प्रूव हो चुका है
कि जितने भी हमने नए चेहरे, सफल चेहरे देखे हैं मार्केट के अंदर, अगर मैं बिल गेट्स की बात करूं, अगर मैं अमेज़न की बात करूं, अगर मैं और सफल व्यक्तियों की बात करूं, अगर मैं मुकेश अंबानी जी की बात करूं, ये सब नेटवर्क पे खड़े। तो ये चीज समझ में आ गई थी कि नेटवर्क ही वो जरिया है जो हमें यहां तक लेकर जा सकता है। और मजे की बात यह है कि हम सब उस नेटवर्क का पार्ट है। अगर मैं किसी को बोलूं कि एक बहुत बड़ा मकान है, वो मकान चारों तरफ से तालों से लगा हुआ है, उसकी चारों तरफ लॉक है और उसके अंदर एक बहुत बेशकीमती हीरा रखा है, लेकिन सिक्योरिटी बहुत हार्ड है, जान का भी खतरा है। और अगर उसमें एक व्यक्ति को बोले कि जाओ और उसमें से वो हीरा निकाल के लाओ, तो हो सकता है उसके लिए वो टफ हो, वहां से निकालना उसके लिए टफ हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो व्यक्ति उस घर के अंदर है और उसे वो हीरा उठा के लाना है, तो उसके लिए वो चीज आसान हो जाएगी। इट इज नेटवर्क। लोगों को ये समझना होगा कि हम उस घर के अंदर बैठे हैं और वो नेटवर्क हमारे चारों तरफ है, वो कहीं भी नहीं है। मैं अक्सर लोग लीडर्स को देखता हूँ, वो जब बिजनेस डेवलप करते हैं तो वो बैठे हैं जयपुर में और बिजनेस डेवलप कर रहे हैं गुजरात में, बिजनेस डेवलप कर रहे हैं उड़ीसा में, बिजनेस डेवलप कर रहे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं फर्स्ट, सबसे पहले मेक योर इनर सर्कल प्रॉफिटेबल। इसका मतलब कि सबसे पहले जो आपका सर्कल है, जो आपके चारों तरफ का सर्कल है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस को सूरज की किरणों की तरह डेवलप करूं, एक कोना इधर है, एक कोना उधर है। जबकि बिजनेस को डेवलप करने का तरीका है कि आपको इसको जलेबी की तरह डेवलप करना हो, आपको इसकी जलेबी की शेप बनानी पड़ेगी। सबसे पहले जहां आप खड़े हैं वहां से बिजनेस स्टार्ट होगा और उसको राउंड ऑफ होते 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 आपको इसको बढ़ाना होगा। तो ये चीजें जब सीखी थी, समझी थी, और ये मुझे समझ में आ गया था और ये क्लियर था कि यहां से कुछ किया जा सकता है। और सबसे बड़ा कारण, मैंने कल भी यही कहा सर, कि ड्रीम के साथ फियर का होना बहुत जरूरी है। तो जो फियर हमने डेवलप किया कि मेरे पास मेरी बच्ची के फीस देने के पैसे नहीं थे, मेरे पास मेरा घर चलाने के पैसे नहीं, वो जो फियर था वो मुझे दिन रात भागने के लिए मजबूर कर रहा था। मैंने कल स्टोरी बहुत कट शॉर्ट करके बताई सर कि हम ऐसे जाते थे, लेकिन रियली बताऊं तो सुबह 5 बजे उठ के गार्डन के बाहर खड़े होते थे 2 घंटा, उसके बाद घर पहुंचते थे, घर पहुंच के बिटिया को स्कूल भेजते थे, स्कूल भेजने के बाद अपनी स्कूटर के आगे, एक्टिवा हुआ करता था, उसके आगे एक कैनोपी रखते थे, उस कैनोपी को ले जाके अलग अलग सोसाइटीज के अंदर, गार्डन के अंदर लगाया करते थे। अपनी टीम से बहुत सारे लोगों को बुलाते थे, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग आते थे। 10 को बुलाते थे तो 2 लोग आते थे। कोई आए या ना आए, हम दोनों उस कैनोपी को लगा के खड़े रहते थे दिन। तो जब सर इनिशियल फेज में थे और जब ग्रोथ करनी थी, तो ये सब चीजें, क्योंकि लेकिन आज ये चीजें याद ही नहीं आती। उस वक्त लगता था कि या क्या ऐसे ही बिजनेस होगा, क्या ऐसे ही करना पड़ेगा। आज अक्सर लोग बोलते हैं सर क्या मैं ही करूंगा, कोई सुनता ही नहीं है, मुझे ही करना है। तो मेरा जवाब यही होता है, हाँ तुम्हें ही करना है, क्योंकि करोड़पति तुम्हें ही बनना है, किसी और को नहीं बनना। जिसको बनना होगा वो अपने आप आपके साथ आ जाएगा। जब हम हाईवे पे चलते हैं, और मैं अक्सर ये कहता हूं कि अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 100 की है, तो मुझे ऐसे लोग भी मिलेंगे जो 110 पे चल रहे हैं, 120 पे चल रहे हैं, 100 पे चल रहे हैं। लेकिन अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 60 की है तो मुझे 60 पे चलने वाले लोग भी मिलेंगे। अगर मेरी गाड़ी की स्पीड 140 की है तो मुझे 140 वाले लोग भी मिलेंगे। इसका मतलब स्पीड तय करना खुद को पड़ेगा, आपके जैसे लोग आपको मिलते जाएंगे। तो सर ये डिसाइड करना मुश्किल था और क्लियर था, विजन क्लियर था, विजन बिल्कुल क्लियर था। तरुण सर को देखते थे, उनकी ग्रोथ को देखते थे, सुरेखा मैम को देखते थे, उनकी ग्रोथ को देखते थे, किस तरीके से वो ग्रोथ ले रहे हैं। मनोज मलिक जी को देखते थे, उनको देख के लगता था कि वाकई में ग्रोथ हो रही है और हम भी लगे रहेंगे तो ग्रो करेंगे। तो उस फेथ के साथ सर बिजनेस को किया और फेथ था इसलिए बिजनेस हो गया। बहुत सही कहा सर आपने। अच्छा, बहुत सारे लोग सर कंपनी को कंपनी की तरह देखते हैं, जबकि इंडस्ट्री को समझ नहीं पा रहे। और जब हम इससे पहले वाली कंपनी जिसकी आप बात करें, उस कंपनी में वो कंपनी बाहर से आई थी, तो वो कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्री दिखा रही थी, इंडस्ट्री बड़ी दिखा रही थी। हम कंपनी बड़ी दिखाते हैं, इंडस्ट्री के बारे में उतना नहीं बात कर पाते। और हम लोग सोचते हैं कि इंडस्ट्री नहीं है, ये तो सिर्फ बिजनेस है, जबकि ये फुल फ्लेज एक इंडस्ट्री है जो चल रही है और बहुत बड़े होने वाली। इंडिया में अभी आप देखोगे 25 साल हुए इस इंडस्ट्री को, लेकिन अगर आप यूएस में चले जाओ, यूके में चले जाओ, या चाइना में चले जाओ, या आप
इधर बैंकॉक या हांगकांग चले जाओ तो काफी बड़ी इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री के बारे में आप कैसे समझते हैं, क्या इंडस्ट्री है और कितनी बड़ी हो सकती है? क्योंकि पहली वाली जो कंपनी थी उसमें तो लोग एग्जाम्पल देते थे, लोग आते थे उस इंडस्ट्री के लोग अपने प्राइवेट जेट से आते थे, प्राइवेट चार्टर से आते थे और मिलते थे लोगों से, उनको फील होता था। अब हम लोग बहुत जल्दी यहाँ से जा रहे हैं बाहर, लंदन जा रहे हैं जून या जुलाई में। 99% जून या जुलाई में ऑफिस बन चुका है। मैं आपको किसी दिन ऑफिस की वीडियो भेजूंगा, क्या बेहतरीन ऑफिस मोदी ने बनाए। तो अब लोग हम इंटरनेशनल जाएंगे तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को समझने में हेल्प मिलेगी। पर मुझे मालूम है आप उस कंपनी में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की पावर समझ गए। तो वो इंडस्ट्री की पावर क्या है सर? आपने कैसे इंडस्ट्री को देखा है इसको? बिल्कुल सही कह रहे हैं अमित जी। एक्चुअली हम कहीं ना कहीं आज भी बहुत सारे लोग, मैं सबके लिए नहीं कहूंगा लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी कंपनी प्रमोट कर रहे हैं या प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इंडस्ट्री की, तो क्योंकि लास्ट कंपनी में जहां पे हम लोग थे वहां पे नो डाउट इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता था और हम हमेशा ये कहते थे कि ये जो व्यवसाय है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी है, 21वीं सदी का व्यवसाय है। और उस समय हम ये बोलते थे कि आने वाले 5 साल बाद हर आदमी इस इंडस्ट्री के बारे में जानता होगा और इसके अंदर काम कर रहा होगा। उस वक्त गवर्नमेंट के नियम इतने ज्यादा ये बोल सकते हैं कि क्लियर नहीं थे इस इंडस्ट्री को लेकर, या इतने ज्यादा पर्टिकुलर नहीं थे इस इंडस्ट्री को लेकर। जो व्यक्ति जैसा समझता था वैसे बोलता था, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग हुआ करता था। लेकिन वो जो चीजें हम उस वक्त देखा करते थे या सुना करते थे कि बाहर अब्रॉड में इस इंडस्ट्री को लगभग 100 साल हो चुके हैं, बाहर अब्रॉड में लोग इस इंडस्ट्री से अपने चार्टर प्लेन ले चुके हैं, इस इंडस्ट्री से अपने आइलैंड्स खरीद चुके हैं, तो वो जो फेथ था, वो फेथ इस इंडस्ट्री को लेके बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और आज ये बिल्कुल सच्चाई है, क्योंकि आज सुनने में भी आता है बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि आज नेटवर्क इंडस्ट्री का डिप्लोमा करा रहे हैं। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इसे इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में अभी इसके लिए कानून तैयार हो गया है जो कि बहुत ज्यादा आईडीएसए से इन्फ्लुएंस्ड है। तो ये सब चीजें देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद और ज्यादा बड़ा फेथ क्लियर आता है हमारे सामने कि वाकई में आज ये पूरी तरीके से एक इंडस्ट्री बन चुकी है। जैसे कि एक आईटी इंडस्ट्री है, जैसे कि एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, उस तरीके से नेटवर्किंग इंडस्ट्री ये छुपी हुई नहीं है। और हर सबसे बड़ी चीज ये है सर कि ये हर व्यक्ति के लिए बराबर का मौका देती है। ये ना आदमी देखती है, मेल देखती है, ना फीमेल देखती है, ये ना कोई किसी धर्म को मानती है, ये सिर्फ एक चीज को मानती है, आप कितने बड़े ड्रीमर है, आपके अंदर कितनी बड़ी भूख है, आपके अंदर काम करने का कितना बड़ा जज्बा है। बस ये इतना मांगती है। ये आपके अंदर से जब आवाज आती है ना कि मैं ये करके दिखाऊंगा और मैं इस इंडस्ट्री के लिए बना हूं, मैं करोड़पति बनने के लिए बना हूं। मैंने सर एक दूसरी कंपनी के लीडर हैं जो अब्रॉड में थे, उनका एक एग्जांपल हमेशा मैं सुनता था कि उनसे एक न्यूज रिपोर्टर ने पूछा कि सर आप 2 व्यक्ति हैं घर के अंदर, हस्बैंड एंड वाइफ, लेकिन आपके पास ये 3 चार्टर प्लेन क्यों हैं? तो उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए ये जवाब दिया कि एक मेरा, एक मेरी वाइफ का है। और उन्होंने कहा तीसरा, बोले तीसरा इसलिए कि जब एक चार्टर प्लेन सर्विस पे जाता है तो तीसरा भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वाकई में इस इंडस्ट्री में वो ताकत है, वो दम है जो आपके वो सपने पूरे कर सकते हैं। तो अगर हम फोकस करेंगे इंडस्ट्री के ऊपर एज ए इंडस्ट्री, तो आपको ये क्लियरिटी मिलेगी कि वाकई में यहाँ पे लाइफ कितनी सेफ है और कितनी सुहानी हो सकती है। अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। सर बहुत सही कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है 2 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 5 साल चलेगा, और वो इसलिए मानते हैं क्योंकि कंपनी के बारे में सोचते हैं। कई बार लोग कंपनी के बारे में सोचते हैं 2 साल, 4 साल, 5 साल, इससे ज्यादा कहाँ चलेगी। लेकिन कंपनियां भी हजारों साल चलती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी बहुत 100 साल, 150 साल चल रही है जो हम देख रहे हैं। और इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी, आप बैंकिंग इंडस्ट्री को देख लो, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री को देख लो, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देख लो, या आप आईटी इंडस्ट्री को देखो, ये तो डेवलप हो रही है और हर चीज का फेस आता है। अभी आप देखोगे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का फेस आने वाला है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री अपने आप में 2025 तक 65,000 करोड़ की होने वाली, और जब 65,000 करोड़ की होगी तो बहुत सारा पैसा बटने वाला है सर। तो इसमें जो पैसा बटेगा सर, वो मिलेगा लीडर्स को या कंज्यूमर को भी पैसा मिलता है इसमें।
इसमें सर पैसा जो बटेगा, जैसा कि अभी सभी को पता है ये बात कि 2025 तक जो आंकड़ा जाने वाला है वो 65,000 करोड़ का जाने वाला है। मोदी केयर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, हमने जब ये मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन किया था तो कंपनी एक साल में 100 करोड़ किया करती थी। मैं 100 करोड़ भी नहीं था उस वक्त शायद 60 से 70 करोड़ का आंकड़ा था। लेकिन जिस स्पीड से कंपनी ने ग्रो किया है, आज कंपनी 200 करोड़ महीने में कर देती है। तो सोच के देखिए सर, और ये सोचने वाली बात है कि हम 62% का डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, कितना पैसा बट रहा है, और मेजोरिटी ऑफ जो पैसा है वो कस्टमर को जा रहा है, कंज्यूमर को जा रहा है, वो कंसल्टेंट को जा रहा है। अगर आप एज अ कस्टमर बिजनेस के अंदर हैं तो आप डिस्काउंट्स ले रहे हैं, आप उसके ऑफर्स ले रहे हैं, आप हमारा एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस ले रहे हैं। लेकिन जहां आपने इसको थोड़ा सा बिजनेस की तरह करना शुरू किया तो आप 10 तरीके की इनकम यहां से कमाते हैं। तो कितना बड़ा पैसा मिलने वाला है, ये वाकई में सोच के मुझे लगता है कि अभी बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि यार कपिल जी आप तो सेट हैं यार, बहुत अच्छा पैसा बना रहे हैं, क्या लाइफस्टाइल है आपकी। तो मुझे वाकई में लगता है और आज फील होता है अमित जी कि अभी तो हम चिल्लर बटोर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, ये रेजगारी है अभी। क्योंकि इस इंडस्ट्री में ये सागर है, बहुत बड़ा सागर है, और इसमें तो अभी हमने एक बूंद भी नहीं निकाली। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जितने कंसल्टेंट, अगर आज कोई 1 लाख कमा रहा है, आज मजाक है 1 लाख रुपए कमाना मोदी केयर के अंदर। 1 लाख रुपए कमाने के लिए 1 साल बहुत है। अगर 1 साल में आप 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं तो चेक करो अपने काम करने के तरीके पे, चेक करो कि किस तरीके से, क्या आप बेसिक्स पे फोकस कर रहे हैं, जो हमारे 4 बेसिक्स सिखाए जाते हैं। क्योंकि लोग अक्सर बोलते हैं सर लोग नहीं मिल रहे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ चेक योर बेसिक्स। क्या आप बेसिक्स कर रहे हैं? क्या आप लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं? क्या आप कॉल एंड इन्विटेशन कर रहे हैं? क्या आप शोधा प्लान कर रहे हैं? क्या आप लोगों को स्टार्ट करा रहे हैं? आपकी होम मीटिंग्स कितनी हो रही हैं? क्योंकि बिजनेस एक्टिविटी का है, जितनी ज्यादा एक्टिविटी होंगी उतनी ज्यादा ग्रोथ होगी। और नो डाउट जिस तरीके से इस इंडस्ट्री ने बूम लिया है, और स्पेशली इस 2 साल के पीरियड के अंदर जो ये कोविड का पीरियड गया है हमारा 1 साल का, जहां बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक खतरे के कगार पे खड़ी है, वहां पे डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। क्योंकि लोगों को आज ये समझ में आ गया है कि अपनी लाइफ को सिक्योर करना बहुत जरूरी है, और एक साइड में एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना बहुत जरूरी है। जो लोग कहते हैं कि ये बिजनेस पार्ट टाइम है, मैं बोलता हूँ अगर ये बिजनेस पार्ट टाइम तो है, लेकिन अगर आप इसको फुल टाइम करते हैं तो आपके फुल टाइम से ज्यादा बड़ा रिटर्न ये बिजनेस देने की ताकत रखता है। वेरी गुड सर। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था कि आप ना जब शुरू किया था आपने, आप अकेले थे, धीरे धीरे आपको टीम मिलती गई, और मेरा मानना ये है कि जब आप अकेले मेहनत कर रहे हो तो आप कुछ पैसे कमा सकते हो, लेकिन जब आप टीम के साथ मेहनत करते हो बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। जब गाड़ी फंसी हुई हो किसी चीज में तो बहुत सारे लोग चाहिए उसमें निकालने के लिए, और वो सारे लोग एक साथ बोले जोर लगा के हाई सा, और वो दम लगाए तो निकलती है गाड़ी। लेकिन बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूं सर अपने आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं, पर उनकी टीम में उनके साथ में कोई मेहनत नहीं कर रहा। तो ऐसे लोगों को अगर मैं सोचूं एक लीडर बनना, और लीडर का काम है सबसे बड़ा टीम मैनेज करना, मैन मैनेजमेंट, और वो जो मैन मैनेजमेंट है वो बहुत सारे लोगों को आता नहीं, वो बहुत सारे लोग नाराज कर लेते हैं, बहुत सारे लोगों को अगर आप देखें साथ में लेके नहीं चल पाते, या बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है हमारी साथ में काम नहीं करते। तो ऐसी चीजों को जब, क्योंकि बिना लीडर बने तो पैसा नहीं कमाया जा सकता, आप अकेले काम कर रहे हो तो पैसा नहीं बनाया जा सकता। आप आज स्टेज पे हो, आज आपकी टीम में अगर मैं देखूं तो लाखों लोग आपके साथ में काम कर रहे हैं। इन लाखों लोगों को आपने मोतीचूर का लड्डू बना के एक साथ कैसे चिपकाया सर, कि आज ये एक लड्डू की तरह, क्योंकि जब तक ये बिखर जाएंगे ये प्रसाद तो बन जाएंगे पर ये लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो क्या चाशनी होती है कि पूरी टीम को एक साथ मिला के चलना, वो कैसे मैनेज होता है सर? क्योंकि अल्टीमेट सबसे बड़ा पैसा तभी मिलेगा जब आप लीडर बनेंगे, और लीडर का जो मेन काम है वो टीम को बनाए रखना है। सर ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि शुरुआती दौर पे जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हमें खुद को इसको सबसे पहले सीखना होता है, लीडरशिप क्वालिटीज खुद के अंदर डेवलप करनी होती है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक मूवी है चक दे इंडिया, आपने देखा होगा। जी सर। उसकी का मैं एग्जांपल कोट करूंगा कि टीम फॉर्मेशन में 4 पॉइंट्स बहुत मेन होते हैं। सबसे पहले होता है फॉर्मिंग,
कि हम टीम की फॉर्मिंग करते हैं, टीम में लोगों को सेलेक्ट करते हैं, लेकर आते हैं। और ऐसा कोई परिवार नहीं है जहां पे मन मुटाव ना हो, या जहां पे क्योंकि हर आदमी का व्यक्तित्व अलग होता है, हर आदमी का सोचने का तरीका अलग होता है। तो जब आप फॉर्मिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े समय बाद होती है स्टॉर्मिंग, आपस में कहीं ना कहीं मुठभेड़ होना या कहीं ना कहीं विचारों का क्लैश होना। उन विचारों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए चाहिए होता है सिस्टम। तो जब आप किसी भी चीज की फॉर्मिंग करते हैं उसके बाद होता है स्टॉर्मिंग, और जब आप उन लोगों को सिस्टम में प्लग करते हैं तो होता है नॉर्मिंग। मतलब उसके बाद लोग आते हैं नॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक सोच के साथ, एक मेंटेलिटी के साथ। और जब नॉर्मिंग हो जाती है उसके बाद होता है परफॉर्मिंग। तो ये जो 4 पॉइंट है ये एक टीम बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें सबसे बड़ा अगर कोई रोल प्ले करता है वो हमारा सिस्टम प्ले करता है, हमारी ट्रेनिंग्स प्ले करती हैं, हमारे अपलायंस प्ले करते हैं, हमारे मैनेजमेंट प्ले करता है। मतलब इवन हर चीज आप किस तरीके से चीजों को एडिफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द में समझाने वाली चीज नहीं। आमतौर पे ऐसा होता क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद नेगेटिविटी बन जाते हैं, हम खुद कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ पार्शल हो जाते हैं, किसी ना किसी को इंपॉर्टेंस ज्यादा देने लगते हैं, किसी ना किसी को यूज करने लग जाते हैं। अगर हम सबको सेम प्लेटफॉर्म पे रखें, सबके साथ न्यूट्रल होके रहें, जैसा ए के साथ है वैसे बी के साथ है, वैसे सी के साथ है, वैसे डी के साथ है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। और बिजनेस एथिकल बिजनेस है। जब हम एथिक्स ब्रेक करते हैं, जब हम कहीं ना कहीं से अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो टीम भी वही सीखती है। अगर मैंने कल भी सर यही कहा था कि हम यहाँ पे एक कांच के घर में, अगर मैं मेरे अपलाइन की इज्जत नहीं करूंगा तो मेरी टीम मेरी इज्जत नहीं करेगी। अगर मैं मेरी कंपनी को एडिफाई नहीं करूंगा, मैं मेरे प्रोडक्ट्स को एडिफाई नहीं करूंगा, मैं अगर मेरे घर के अंदर कोई एक्स ब्रांड यूज करूंगा तो मेरी टीम भी वही करेगी, और टीम बिल्डिंग हो ही नहीं सकती। तो हर चीज, मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, हर चीज शुरू भी हम ही से होती है और खत्म भी हम ही पर होगी, उसके लिए कोई और जरूरी नहीं। तो मेरा मानना यही है सर। और इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक है जो जैन मैकवेल की है, 10 इररेस्पेक्टेबल लॉज ऑफ मेकिंग टीम मैनेजमेंट। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी बुक है, मैं उसका लिंक आपको शेयर करूंगा। उस बुक को लीजिए, और जिसको भी सीखना है, क्योंकि इसके अंदर बुक्स ही काम करने वाली हैं। इसके अंदर आप जितनी ज्यादा एजुकेशन लेंगे उतना ज्यादा आगे ग्रो करने वाले। बहुत सही बताया सर, क्योंकि मैं जनरली आज देखता हूँ जितने भी लोग आज मोदी केयर में पैसा कमा रहे हैं, इवन आप भी, तो आप सब लोगों के पास एक बड़ी टीम है सर, और बड़ी टीम को रखना आसान नहीं है। मैं देखता हूँ लोग 2 लोगों की टीम नहीं संभाल पाते, 4 लोगों की टीम नहीं संभालना मुश्किल हो जाता है, लोगों को 10 लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता है। लोग कहने लगते हैं कि यार इनका ठेका मैंने क्यों उठा रखा है क्या। लेकिन आपके पास में आज इतनी बड़ी टीम है और आप इतना सारा उनके लिए काम भी करते हैं, लोगों के लिए इवेंट भी ऑर्गेनाइज करते हैं, मीटिंग भी करते हैं, वो बहुत जरूरी है इस बिजनेस में सर, ये टीम लीडरशिप। और ये टीम लीडर मुझे लगता है सर हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता, या धीरे धीरे आ जाता है। जैसे आप देखोगे आपकी टीम में आलोक जी थे, आज बहुत अच्छे लीडर है, नरेंद्र जी बहुत अच्छे लीडर है, अखिलेश जी बहुत अच्छे लीडर है, बाबूलाल जी, विनोद नूनिया जी। तो ये जो लीडरशिप है, और इस लीडरशिप के साथ में मैं देखता हूं आपको, आप रेशम के धागे की तरह है। आपने सारे जितने भी हीरे हैं सब आपने पिरोए हुए हैं अपने साथ में। तो सर मतलब कैसे लगता है जब इतने सारे हीरे एक साथ चलते हैं, स्टेज पे आते हैं, और आपको तो मुझे जैसे आपने एक बार पहले भी बताया था, आपको लगता है कि यार मेरे बच्चे हैं, और स्टेज पे जाते हैं तो आपका सीना फूलता है। तो जब आपकी टीम में लोग ऐसे निकल के आते हैं जो कुछ अलग ही हो जाते हैं, कुछ विरले होते हैं, कुछ बड़ी अचीवमेंट लेके आते हैं, तो आप कैसा लगता है आपको? सर वाकई में बहुत अच्छा लगता है, और उनकी खुशी जब होती है, क्योंकि जितने भी सर आपने नाम लिए ना, ये सब जीरो थे सर, जीरो इन द सेंस कि ऐसे जीरो नहीं थे, लेकिन फाइनेंशियली अगर देखें या इनका कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं था। जैसे अगर आपने बाबूलाल जी का नाम लिया, तो बाबूलाल जी जब पहली बार हमारे पास आए थे तो वो एक बस में लटक के पहुंचे थे, सिटी बस में। उनके पास कन्वेंस नहीं था, वो गांव से आए थे,
आपने नरेंद्र जी का नाम लिया, तो नरेंद्र जी के पास एक सेकंड हैंड बाइक हुआ करती थी, सुजुकी बाइक, जिसको जब मैंने उनको फर्स्ट टाइम बोला कि सर आपको इस बिजनेस के लिए गाड़ी की जरूरत है, तो उन्होंने मुझे गाड़ी नहीं खरीदने के शायद 50 कारण बता दिए होंगे। उन्होंने बोला सर गाड़ी खरीदने से फिजिकली अनफिट हो जाते हैं, गाड़ी के अंदर एसी होता है उससे बार बार बीमार हो जाते हैं, मार्केट में जाते हैं तो पार्किंग के लिए प्रॉब्लम होती है। उन्होंने बहुत सारे कारण बताए। तो वो ऐसा नहीं है कि ये सब लोग बहुत ही ज्यादा पैसे वाले थे या बहुत ही ज्यादा नेम एंड फेम वाले थे। इवन मैं खुद भी, जब मैं इस बिजनेस इंडस्ट्री के अंदर आया था तो मेरे पास भी बाइक हुआ करती, लेकिन जब मैंने फर्स्ट टाइम यहां से एक गाड़ी अचीव करी, तो जो खुशी मैंने मेरे मेंटर के चेहरे पर देखी, तरुण जी के चेहरे पर देखी, वो मुझसे ज्यादा खुश थे। जब 18 दिसंबर 2019 को हमने वॉल्वो ली, तो मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, मेरे मेंटर की आंखों में आंसू थे। तो मैं वही कह रहा हूं सर, जो चीज ऊपर से नीचे आएगी वही नीचे से नीचे जाएगी। तो और जैसे जब आलोक ने जब गाड़ी ली, तो मैं इतना खुश था कि मेरी आंखों में आंसू थे। तो वो चीज बाय हार्ट जुड़ी हुई है सर। और लोग क्या करते हैं कि बिजनेस के लिए रिलेशनशिप बनाते हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं रिलेशनशिप बनाइए, बिजनेस अपने आप होगा। प्रायोरिटी रिलेशनशिप है, ना कि बिजनेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 30 तारीख को फोन करते हैं अपनी टीम के अंदर, तुम्हारे पीवी नहीं हुए, तुम्हारा इतना बीवी शॉर्ट है, तुमने लॉयल्टी नहीं करी 25 तारीख, और पूरे 25 दिन वो बात नहीं करते। तो जो उनके सामने जो बंदा है उसको भी समझ में आ जाता है कि जब मेरे अपलाइन को जरूरत होती है उस वक्त मुझे कॉल करता है। लेकिन रिलेशनशिप सर, बिजनेस बहुत सिंपल है, चाय पीने का बिजनेस है, या तो अपने घर पे या डाउनलाइन के घर पे टीम के साथ चाय पीने का बिजनेस है। जितना ज्यादा चाय पियेंगे उतनी ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, उतना बीवी बढ़ेगा। और मुझे मालूम चला है कि आपके घर में तो 24 घंटे चाय बनती रहती है, कोई ना कोई आया ही रहता है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि लीडरशिप स्पीकिंग का नाम है, जो अच्छा बोलता है वो लीडर है, पर मेरी राय में ऐसा नहीं है। मेरी राय में ये है कि जो आगे बढ़ता वो लीडर है, जो टीम को लेकर बढ़ता वो लीडर है। पर जो मतलब लोगों के दिमाग में चल रहा है, लोगों के दिमाग में ये चल रहा है अच्छा बोलने वाला, स्टेज पे जिसके लिए लोग ताली बजाएं या जिसको लोग सुनना चाहें, वो लीडर है। वो स्पीकर तो हो सकता है, पर मेरी नजर में लीडर नहीं हो सकता। स्पीकिंग एक क्वालिटी है लीडर की, पर एक लीडर का एक पार्ट है, 100% चीज नहीं है। आप क्या सोचते हो सर इस बारे में? सर मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार मेरी वकालत करी थी और मैं एक बहुत ही सीनियर एडवोकेट के पास मैं ज्वाइन हुआ, तो उस वक्त मैं सिर्फ बुक्स पढ़ के वहां पहुंचा था, एग्जाम क्वालिफाई करके मैं वहां पहुंचा था, और किसी कारण से वो हमारे एडवोकेट आ नहीं पाए, और उन्होंने मुझे सिर्फ जो हमारे इसमें एक डिफेंडर होता है, एक प्लेंटिफ होता है, तो प्लेंटिफ की तरफ से केस को एडजॉर्न करने के लिए बोला था। और मैं जब पहली बार कोर्ट में खड़ा हुआ तो मेरे पांव कांप गए, और मुझे जिनकी तरफ से बोलना था मैं उनके अगेंस्ट बोलने लगा। मैं इसको इतना सा कहना चाह रहा हूं सर कि अच्छा बोलना या अच्छा लीडर होना यह डिपेंड करता है कि आपने फील्ड में कितना समय निकाला, आप लोगों के बीच में कितना रहे, आपने एक्टिविटीज कितनी करी। अगर आप फील्ड में रहें, अगर आपने हर उस मौके पे खड़े रहे, क्योंकि जब मैं किसी को कैनोपी लगाना सिखाता हूं, मैं इसलिए सिखा पाता हूं क्योंकि मैंने लगाई है। सड़क पे कैसे बात करनी है मैं इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैंने करी है। चलते हुए व्यक्ति से कैसे बात करनी है क्यों इसलिए बता पाता हूं क्योंकि मैंने किया। 100 पीवी इसलिए कर पाता हूं, शेयरिंग इसलिए कर पाता हूं क्योंकि मैंने किया। तो ये सब काम करने के बाद ही सर चीजें बन के आती है। तो जब तक मैं अगर ये नहीं करूंगा तो मैं सिखा भी नहीं पाऊंगा। और एक लीडर वही है, क्योंकि स्पीकर बनने के लिए तो सर आप 4 वीडियो सुनिए, 5 वीडियो सुनिए, कुछ ना कुछ स्पीकर तो बन ही जाए।
लेकिन हम बोलते हैं कि वी आर नॉट इन अ बिजनेस, हमें लोगों को इंस्पायर नहीं करना, है ना, इन्फ्लुएंस करना। आप किस तरीके से बिजनेस को आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, आप किस तरीके से लोगों के साथ रिलेशनशिप में उनके साथ खड़े होकर काम कर रहे हैं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो उस वक्त गांधी जी लोगों के साथ बीच में बैठे थे, और जब तक हम अपने लोगों के साथ बैठे हैं, उनके साथ धूप में खड़े हैं, उनके साथ छांव में खड़े हैं, उनके साथ चल रहे हैं, तो अपने आप आपकी लीडरशिप ग्रूम होगी, अपने आप आपको बोलने की कला आ जाएगी, अपने आप आपको लोगों से बात करने की कला आ जाएगी। क्योंकि जब आप इतने लोगों से मिलेंगे, क्योंकि मुझे आज याद भी नहीं है अमित जी कि हम कितने लोगों से मिल चुके, कितने लोगों से बात कर चुके, तो जब आप उनके साथ बैठते हैं, और इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक मैं और बता रहा हूँ कि जो कि बहुत 115 रुपए की आती है, सवाल ही जवाब, वो बुक खरीदें और उसे पढ़ें। तो जब आप किसी व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है और मुझे क्या बताए। सो लीडरशिप इज नथिंग। आप जितना ज्यादा अपने आप को एजुकेट करेंगे, उतना ज्यादा आप सीखते जाएंगे, उतने ज्यादा ग्रो होते जाएंगे। बहुत सही कहा सर आपने कि ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। लोग प्रोसेस पे विश्वास नहीं करते, लोग आउटकम पे विश्वास करते। लोग तुरंत बनना चाहते हैं, तुरंत अपना यूट्यूब चैनल, तुरंत फेसबुक शुरू, और स्पीकर बनने की कोशिश करते हैं हमारे बिजनेस में। जबकि हमारे बिजनेस में स्पीकर नहीं, परफॉर्मर बनना चाहिए। और स्पीकिंग भी किसको मिलती है? अगर आप देखोगे स्पीकिंग भी किसको मिलती है? जीबीडी को मिलती है, या आरबीडी को मिलती है, या अगर आप देखें बहुत छोटा इवेंट है तो क्राउन को मिल जाती है। बाकी ज्यादातर लोग जो आज सीनियर डायरेक्टर है, ईडी, एसईडी, ये लोग भी आज अपने आप में स्पीकर बनने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है, स्पीकर बनने की कोशिश मत कीजिए, जीबीडी बनने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आप स्टेज पे पहुंचेंगे और लोग आपके लिए ताली बजाएंगे ना, वो माहौल अलग होगा। पर कई बार मुझे लगता है मार्केट में कि लोग कई बार भटक जाते हैं सर बिजनेस से। वो बिजनेस में करने कुछ और आए और बन कुछ और जाते हैं। कुछ लोग तो मैंने देखा सर मोटिवेशनल स्पीकर ही बनने की सोच रहे हैं कि उसको लगता है कि इस बिजनेस में ऐसे ही फायदा है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल खोल लिए, बहुत सारे लोग। देखिए, रास्ता दिखाना अपनी टीम को एक अलग है। आज मैं भी, अगर आप देख रहा हूँ, मेरे पास में भी 300 की कैपेसिटी, मैं भी इसको 1000 करने की नहीं सोच, 5000 करने की नहीं सोच। क्यों? मुझे मालूम है जो लोग 300 लोग हैं, ये 300 लोग आने वाले टाइम पे राजस्थान के बिजनेस को बूम मिलेंगे। मेरा पर्पज है मीटिंग करने का। मेरा पर्पज ये नहीं कि अमित स्टार बने। अमित कुछ नहीं है, अमित सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है। इस प्रोसेस में आपकी हेल्प कर रहा है, दैट्स ऑल। पर हमारा काम है बिजनेस को आगे बढ़ाना। आपको और हमें पैसा तभी मिलेगा जब आपका और हमारा बिजनेस बढ़े। वो सर बहुत सारे लोग हैं जो इस बिजनेस में एक नए मुकाम पाना चाहते हैं, वो चल भी रहे हैं, पर रास्ते में कई बार उनके सामने चैलेंजेस आते हैं और उनको फिर चॉइस मिलती है करना नहीं करना, और बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। इस बिजनेस में फेलियर तो है नहीं, क्विटर है। तो इन जो लोग क्विट करते हैं उनकी मनोदशा कैसी होती है? क्योंकि आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो 5 साल पहले आपके साथ में बिजनेस में शुरू कर रहे थे, बीच में गायब हो गए। फिर 4 साल के बाद में अभी आप देख रहे हो, अभी भी लोग वापस आ रहे हैं आपके पास में कि दोबारा ज्वाइन करा लो। तो आपने इन लोगों से जानने की कोशिश की, क्या रीजन रहा है इनका क्विट करने का, और क्यों ये वापस दोबारा आ रहे हैं? सर एक्चुअली हम एक है ना ऐसे कल्चर में रहते हैं, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पे बचपन से एक ही चीज सिखाई जाती है कि पढ़ो लिखो और एक सरकारी नौकरी ले लो, या ऐसा काम करो जहां पे काम कम करना पड़े और पैसा कम आए भले ही, लेकिन लगातार आता रहे। तो ये जो माइंडसेट है सर, ये शुरू से बचपन से ही तैयार हो जाता है। और मैं किसी को भी गलत इसमें नहीं बोलता कि कोई जल्दी ग्रोथ करना चाहता है या क्विट क्यों कर जाता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं चीजें जो है वो शुरुआत से ही शुरू हो जाती है। और 90% लोग इस बिजनेस में लोगों की ग्रोथ को देखकर आते हैं। किसी की स्टोरी सुन के आते हैं, किसी की गाड़ी देखकर आते हैं, किसी का फॉरेन ट्रिप देखकर आते हैं। वो उनकी सक्सेस को देखते हैं, लेकिन उस सक्सेस तक पहुंचने के लिए जो उन्होंने डिस्टेंस तय किया है, उस डिस्टेंस को नहीं देखते। और सबसे बड़ी चीज, जैसा अभी आपने कहा कि वो बहुत छोटे लेवल पे ही अपने आप को
लीडरशिप समझने लगते हैं, और वो ये सोचते हैं 4 मीटिंग में जाने के बाद कि अब मैं सब कुछ सीख गया हूं और मैं खुद ये काम कर सकता हूं। तो वहां पे इस बिजनेस में एक और जो बहुत मेन चीज है वो ये है पेशेंस, क्योंकि ये बिजनेस एक प्रोजेक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जिसको हमें कम से कम 5 साल का समय देना है। और जब हम 5 साल इस बिजनेस को देते हैं तो ये बिजनेस थोड़ा थोड़ा हमें लेगेसी की तरफ लेकर जाने लगता है। और अगर एक्चुअली आप इस बिजनेस में सिक्योरिटी चाहते हैं, अगर आप एक्चुअली इस बिजनेस को एक्टिव से पैसिव इनकम में जाना चाहते हैं, तो हमें एक टारगेट बना के काम करना होगा, और वो टारगेट ये कि एटलीस्ट एक कंपनी के अंदर हमें 20 साल देने, 20 इयर्स। अगर आप 20 साल एक कंपनी को देने के लिए तैयार हैं, तो आपकी 7 जनरेशन उस कंपनी से नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, जैसे मैं मोदी केयर में हूं, मैं मोदी केयर के साथ हूं, तो अगर आज मैं उन लोगों को देखूं जो यहां मोदी केयर में 20 साल दे चुके हैं, आज ये छुपा हुआ नहीं है। अभी प्रमोद सर का चेक 40 लाख क्रॉस हो गया, सुरेखा मैम का चेक 1 करोड़ क्रॉस हो गया। अगर मैं मेरे मेंटर की बात करूं तरुण सर का, तो ही इज अर्निंग अप टू 20 लाख। तो बहुत थोड़े समय में ये चीजें हो रही हैं। तो जहां हमें जल्दी कवर करना है, जहां हमें अगर हम चाहते हैं कि जो काम मुझे 5 साल में होना है और अगर मुझे 2 साल में करना है, तो मुझे मेरी स्पीड भी बढ़ानी पड़ेगी और मुझे उसी हिसाब से अपनी स्पीड रखनी होगी। तो और अक्सर हम एक ही चीज सिखाते हैं, मेरे मेंटर ने एक ही चीज कही, डोंट क्विट। कुछ भी हो जाए छोड़ के मत भागना, कुछ भी हो जाए छोड़ के मत भागना। आप अगर आपको पता है कि यहाँ इस जमीन के नीचे अगर मैं 100 फावड़े मारूंगा तो नीचे एक मटका निकलने वाला है जिसके अंदर सोने के सिक्के हैं, तो शायद मैं 99 मारने के बाद 100 मारने में चूकूंगा नहीं। हाँ? लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो 5 मारते हैं और उसमें पत्थर भी आते हैं, उसमें कोई जानवर भी निकलता है, कोई और भी चीज निकलती है, तो वो भागने की सोचते हैं। और बिजनेस में छोड़ना इतना इसलिए आसान है सर, क्योंकि यहाँ पे कुछ लगा नहीं। अगर यहीं पे मोदी केयर बिजनेस ज्वाइन करने का 1 लाख रुपए लगने लग जाए, तो देखिएगा आप सक्सेस रेशियो हमारी 80% से ऊपर हो जाएगी। तो ये मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो बेसिकली डायरेक्ट सेलिंग में बेचा जाता है वो बेचा जाता है आइडिया। और आज जितने भी लोग अरबपति बने हैं, खरबपति बने, वो आइडिया से खरबपति बने, प्रोडक्ट से खरबपति नहीं बने। आज आप देखो ओला वाले के पास कार नहीं है, प्रोडक्ट्स नहीं है बेचने के लिए, उसके पास में आइडिया था। मेक माई ट्रिप के पास में आइडिया था, होटल नहीं खरीदे उन्होंने आइडिया बेचना शुरू। तो बहुत सारे लोग हैं सर जो इस बिजनेस में प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं, आइडिया पे उतना विश्वास नहीं है उनका, लेकिन वो कहीं ना कहीं सॉलिड समझते हैं कि यार प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ है नहीं, आइडिया बेचना कई बार भूल जाते हैं। तो इस बिजनेस में कौन लोग कामयाब है, जो प्रोडक्ट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं या आइडिया पे ज्यादा फोकस करते हैं, या कॉम्बिनेशन पे? सर देखिए सर, जितने भी हम बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखेंगे, जितने भी हम सफल लोगों को देखेंगे, 3 मेजर चीज वो करते हैं। एक है प्रोडक्शन, एक है मैनेजमेंट और एक है नेटवर्क। कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को एक मैनेजमेंट के थ्रू नेटवर्क में डालते हैं, और वो खुद सेल नहीं करते, वो उस कॉन्सेप्ट को सेल करते हैं। हमारा बिजनेस भी वही है। हमारा बिजनेस प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस नहीं है, हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट सेलिंग बिजनेस है। आज हम जब किसी के पास बिजनेस कॉन्सेप्ट लेकर जाते हैं, तो हम अपना कोई प्रोडक्ट का कार्टन भर के नहीं जाते, हम हमारी सिर्फ एक डेमो किट लेकर जाते हैं, उन्हें कॉन्सेप्ट दिखाते हैं, उन्हें सिर्फ एक चीज से अवेयर कराते हैं कि मार्केट में आप कस्टमर पहले भी थे और अभी भी और आगे भी रहोगे। जो प्रोडक्ट आप बाजार से खरीद रहे थे, जो भी एक्स ब्रांड आप बाजार से खरीद रहे थे, उसके बीच में जो मार्जिन था, वो पैसा कंपनी आपको एक सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करती है। और अगर हमें लंबा बिजनेस क्रिएट करना है सर, क्योंकि हम यहाँ सेल्समैन बनने नहीं आए। प्रोडक्ट बेचने का मतलब है सेल्समैन बनना, कॉन्सेप्ट बेचने का मतलब है बिजनेसमैन बनना।
और समीर सर का हमेशा एक ही सपना रहा है। समीर सर हमेशा एक ही बात कहते हैं कि मैं तुम्हारी जेब में रोकड़ा भरने आया हूं। तो रोकड़ा तो सर प्रोडक्ट बेच के नहीं, कॉन्सेप्ट बेच के आएगा। जब हम कॉन्सेप्ट बेचेंगे, जब मेरे पास नेटवर्क साइज होगा 1 लाख लोगों का, और उन 1 लाख लोगों में अगर 50% लोग भी अपने घर का 2-2 हजार का प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो सोच के देखिए कितना बड़ा टर्नओवर होगा। और मैं एक एग्जांपल और कोट करता हूं सर इसके लिए, कि अगर मुझे एक व्यक्ति रोज 100 रुपए देता है, तो 30 दिन के अंदर वो मुझे 3000 रुपए देता है। और अगर मुझे 100 व्यक्ति रोज 1 रुपए देते हैं, तो भी 30 दिन के अंदर मुझे 3000 रुपए मिलते हैं। अक्सर जब लोगों से पूछा जाता है कि कौन सी चीज अच्छी है, तो वो बोलते हैं कि एक आदमी जो 100 रुपए देता है वो बढ़िया, ज्यादा झंझट नहीं रहती। लेकिन सोच के देखिए कि वो एक आदमी किसी वजह से पैसा नहीं दे पाया, उसको कोई घर में चैलेंज आ गया या कुछ भी हो गया, तो वो 100 रुपया बंद हो जाएगा। लेकिन अगर उन 100 लोगों में 50 लोग भी बीमार हो गए, तो भी 50 रुपया रोज आएगा। दिस इज नेटवर्क। और नेटवर्क के अंदर प्रोडक्ट बाद में बिकेगा, कॉन्सेप्ट पहले बिकेगा, और दोनों का मिक्स एंड मैच है सर। जब कॉन्सेप्ट बिकेगा तो प्रोडक्ट भी अपने आप बिकेगा। अच्छा सर, ये जो कार का मैं पीछे पिक्चर देख रहा हूँ, मेरी बार बार नजर कार पे जाती है। ये जो 80 लाख का डिसीजन है, मैंने तो जिंदगी में मतलब मैंने देखा है, जो लोग नीचे से ऊपर जाते हैं वो पैसे के पीछे बड़े मतलब अलग तरह से थिंकिंग होती है। पैसा बचा लो, इसको अंदर रखो, दिखाओ मत, या इसको खर्च नहीं करना, क्योंकि उनको कभी मिला नहीं होता, तो वो पहली बार ऐसे ही करते हैं। लेकिन आपने 80 लाख रुपए की, 85 लाख रुपए की कार के 1 मिनट नहीं लगाई, तो ये डिसीजन मतलब ये एकदम से कैसे आया? इवन आप देखोगे, मैंने आपके पास में मोतीगढ़ से मारुति SX4 देखा है, उसके अलावा आपने i10 ली है, उसके अलावा आपने इलेंट्रा ली है, और इलेंट्रा के बाद में इलेंट्रा भी, अगर मैं लग्जरी कार सोचूं जिस समय आपने इलेंट्रा ली थी, उस समय किसी के पास लग्जरी कार नहीं थी, और आपने उस समय 22 लाख की इलेंट्रा कार ली। उस समय जब आपकी इनिशियल स्टेज थी, तब लोगों को उस इलेंट्रा से बहुत सारा अच्छा मतलब ड्रीम मिला कि यार ऐसा भी हो सकता है। और आज आपने फिर एक बार फिर कहानी दोहराई, आपने SX ये जो V90 ली है, 80 लाख 85 लाख की कार। तो ये डिसीजन कैसे लेने की हिम्मत आती है सर आप में? क्योंकि किसी के पास इतना पैसा हो और 1 करोड़ रुपए लगभग 1 करोड़ रुपए वो कार में लगा दे, जिसको हर साल डिप्रिसिएट हो, और प्लस हर साल मुझे लगता है 4 से 5 लाख रुपए का इसका इंश्योरेंस जाता होगा सर। नॉर्मली जब मैं बार बार रिलेट कर रहा हूँ अपने आप से, अपने बैकग्राउंड से, मेरे फादर हमेशा एक चीज बोलते थे, बोले बेटा पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। और वो सेविंग पे बहुत ध्यान देते थे, क्योंकि मेरे जो दादाजी थे वो किसान थे, और मेरे फादर ने जब वो अपनी एजुकेशन में थे उस टाइम पे वो बताया करते थे कि वो मजदूरी करते थे। मेरे फादर पहाड़ी पर जाकर पत्थर तोड़ते थे और अपनी फीस देकर और पढ़ाई करते थे। वो उस सिचुएशन से उठ के वो बाहर आए, और वो मेरे को हमेशा एक चीज कहते थे, सेव करो सेव करो सेव करो। लेकिन जब मेरे फादर का रिटायरमेंट हुआ, उसके बाद मैं मेरे फादर को गाड़ी निकालते हुए भी नहीं देखता था। वो बोलते थे यार गाड़ी मत निकालो, पेट्रोल लगेगा। तो मैं सर वो सिचुएशन देख के ना अंदर से डर गया था। फिर मैंने उन सफल लोगों की स्टोरीज पढ़ी, जो भी सफल व्यक्ति, कि एक सफल व्यक्ति का माइंडसेट क्या होता है। तो उसमें एक लाइन मैंने पढ़ी, उसमें यह था कि मीडियम क्लास लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं और सफल लोग बैंक से पैसा ले लेते हैं। और उसमें एक लाइन और थी कि अमीर बनने के लिए पैसा जोड़ने की जरूरत नहीं है, पैसा कमाने की जरूरत है। और आपको जितना पैसा कमाना है उतना खर्चा करना शुरू कर दो, और जब आप खर्चा बढ़ा दोगे तो पैसा भी बढ़ने लगेगा, इनकम भी बढ़ने लगेगी। और ये मैंने फील किया सर इस जर्नी के दौरान। जब हमने स्टार्ट किया था मेरी जेब बिल्कुल खाली थी, मेरे पास कुछ भी नहीं था। आपने अभी गाड़ी के लिए कहा, ये गाड़ी लेना भी छोटा डिसीजन नहीं था, क्योंकि मैं तो कभी ख्वाबों में भी नहीं सोच सकता था कि जिस गाड़ी को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे
जब हम पुरानी मूवीज देखते थे तो मुझे ऐसी गाड़ी बहुत पसंद आती थी, क्योंकि मैं अमिताभ बच्चन की बहुत मूवीज देखता था और उसमें एक डॉन मूवी के अंदर ऐसी गाड़ी थी। तो मैं जब छोटा था तो उसको देखकर बड़ा इंस्पायर हुआ था। तो मेरे को उस वक्त लगता था, मैंने जब ये ली तो मेरे लिए बहुत बड़ा डिसीजन था। इसके साथ साथ सर, अभी आप घर आए नहीं है, लेकिन अब आप आएंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा पुराना घर था उसे पूरी तरीके से नया किया है। तो लगभग 50 लाख रुपए मैं इसमें लगा चुका हूँ। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी अभी परचेज करी है जो कि करीब 85 लाख की है। अभी एक प्रॉपर्टी और परचेज करने जा रहा हूँ, बहुत जल्द आपको न्यूज मिलेगी। 2025 में सर चार्टर प्लेन लूंगा। वेरी गुड सर। और ये मैं मेरे लिए नहीं लूंगा सर, उन सब लोगों के लिए लूंगा जिन लोगों को ये यकीन है, जिनको ये यकीन आना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में ये पॉसिबल है। और ये सब सर आप लोगों की, समीर सर की फेथ से और उनके विश्वास के कारण से। तो यहाँ सब कुछ पॉसिबल है सर। अगर अनीता कपिल कर सकते हैं तो हर बैठा हुआ हर व्यक्ति कर सकता है। सिर्फ जरूरत है तो ठानने की और अपने अंदर बदलाव करने की। बहुत सर, लास्ट में क्वेश्चन लूंगा क्योंकि टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया। आप और समीर मोदी जी की दोस्ती काफी फेमस है, सब लोग जानते हैं। और कहीं ना कहीं बिजनेस में जो लोग आ रहे हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हमें मालिक के बारे में पता चले, इस कंपनी का मालिक कैसा सोचता है, और मालिक का मोदी केयर में जो आर्थिक आजादी की सोच है उसको लेके क्या है, कंपनी को लेके क्या प्लान है। मैं बताऊंगा तो कहीं ना कहीं लोगों को लगेगा कि अमित बता रहा है तो कंपनी के फेवर से बताएंगे, लेकिन आप बताओगे क्योंकि आपके साथ में जो बातें होती है वो हमारे साथ में प्रोफेशनल होती है लेकिन आपके साथ में पर्सनल होती है। तो आपको मिस्टर मोदी का पर्सनैलिटी कैसी लगती है, उनकी सोच कैसी लगती है कंपनी को लेकर? सर मैं समीर सर के लिए जितना बोलूंगा ना उतना कम रहेगा, क्योंकि ही इज अ एंजल विद अ गोल्डन हार्ट। मतलब वो व्यक्ति, मैं जब फर्स्ट टाइम समीर सर से मिला था उस वक्त हमने बिजनेस को स्टार्ट ही किया था, और स्टार्ट करने के बाद हम लोग बिजनेस को डेवलप कर रहे थे और पैशनेटली ग्रो कर रहे थे। काफी तेजी से हमने जयपुर में बिजनेस को ग्रो भी किया। और मुझे याद है कि यहाँ पे एक प्रोग्राम था, मैं इसलिए ये बता रहा हूँ सर कि इससे लोगों को एक फेथ मिलेगा और समझ में आएगा कि समीर सर एज अ पर्सनैलिटी कैसे व्यक्ति। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम था जयपुर के अंदर और हम लोग उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचे। तो समीर सर से जब मैं पहली बार मिलने के बाद मैंने बताया सर मेरा नाम कपिल है और हम यहाँ पे बिजनेस डेवलप कर रहे हैं। तो समीर सर ने कहा बहुत बढ़िया। और मैंने सर से एक ही चीज कही, मैंने कहा सर घर पे आइएगा ना सर प्लीज। मैं इसलिए शेयर कर रहा हूं सर कि समीर सर एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो परिचय का मोहताज नहीं है। आज इंडिया में अगर टॉप 10 घराने हैं तो उनमें से मोदी ग्रुप है। वो उस पर्सनैलिटी के व्यक्ति जो कि इतने बड़े लेवल के व्यक्ति हैं, उन्होंने सेकंड भी नहीं लगाया और उन्होंने उसी वक्त कहा सर, प्रशांत सर साथ में थे और उन्होंने कहा कि प्रशांत हमारा शेड्यूल क्या है, कितने बजे फ्री होंगे, और उनके टाइम शेड्यूल के हिसाब से उन्होंने मुझे कहा कि 6 बजे आपके घर। ये बात है सर 2015 की। उस वक्त इतने बड़ा मतलब टाइटल भी हमारा इतना बड़ा नहीं था, इनकम चेक भी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन समीर सर जब फर्स्ट टाइम घर पे आए तो मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि ये वो व्यक्ति है जो लोगों के साथ, लोगों से जुड़ के, लोगों के को समझते हुए बिजनेस कर रहे हैं। और ये बिजनेस नहीं कर रहे, ये अपना प्यार बांट रहे हैं। जब वो आए फर्स्ट टाइम और उनका जो ऑरा था वो देखने लायक था। मतलब जैसे हम सूर्य को देखते हैं और आप उनकी तरफ नजर आपकी हटेगी नहीं, वो उस तरीके के व्यक्ति हैं। आज अगर, और उन्होंने उस दिन एक बात बोली थी सर कि आज हमारे पास कितने भी प्रोडक्ट हैं लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास 4000 प्लस प्रोडक्ट हैं। उन्होंने दूसरी चीज बोली थी कि एक दिन वो होगा जब हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी होंगे, हमारे पास इंडिया की नंबर 1 लीडरशिप होगी। और तीसरी चीज उन्होंने बोली थी, वो दिन दूर नहीं है जब हम इंडिया से बाहर बिजनेस कर रहे होंगे, हमारा बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड होगा। और आज वो सब चीजें हो चुकी हैं सर।
आज हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बनने जा रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर। आज हमारे पास इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसी कंपनी जिसके सबसे बड़ी प्रोडक्ट रेंज है। मैं अक्सर बोलता हूं कि IDSA में जितनी कंपनीज हैं, उन कंपनीज को अगर मोदी केयर को हटा दिया जाए और उन सब कंपनीज के सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ दिया जाए, उतना प्रोडक्ट मोदी केयर रखता है। तो हमारे पास, और इतनी बड़ी इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखना, इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट क्वालिटी को मेंटेन करके रखना, क्योंकि मुझे याद है जी जब कंपनी ने बेबी रेंज लॉन्च करी थी तो वो आने वाली थी, उसकी डेट अनाउंस हो गई थी और उसके बाद उसे डिले कर दिया गया। लेकिन जब हमने पूछा कि ये डिले क्यों हुई तो समीर सर ने एक ही चीज बोली कि इसकी पैकेजिंग जो है वो पैकेजिंग पसंद नहीं है। वो पर्सनली पैकेजिंग से लेकर प्रोडक्ट की क्वालिटी को लेकर, वो प्रोडक्ट की रेंज को लेकर, हर चीज को लेकर कंसल्ट होते हैं। और उसके साथ साथ वो एक ही चीज कहते हैं, मुझे मेरे लोगों की जेब में रोकड़ा डालना है। हमारा देश तो आर्थिक आजाद हो गया, हमारा देश आजाद हो गया, लेकिन आर्थिक आजाद नहीं, और वो आर्थिक आजादी देनी है। तो सर उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और आज जो हम जुड़े हुए हैं, आज हम उनके साथ दिल से जुड़े हुए हैं। वो जो करते हैं ना वो अच्छा करते हैं, और जो अब तक उन्होंने किया है ना वो बेस्ट किया है। जो अभी उन्होंने 2 महीना पहले सभी लोगों का ट्रैवल फंड रिलीज किया, ये छोटी बात नहीं थी। कोविड के टाइम पे जब कोविड आया, उस वक्त जहां लोगों को पैसे की जरूरत थी, दूसरी कंपनीज ने अपने शटर डाउन कर दिए और कंपनीज को बंद कर दिया। वहां मोदी केयर ने लोगों को फोन कर करके बोला कि आपका जो ट्रिप क्वालिफाई हुआ उसका पैसा ले लो। सबके अकाउंट में 50-50 हजार रुपए डाले। तो ये छोटी बात नहीं थी। तो सर यहाँ पे पैसा मायने नहीं रखता, यहाँ रिलेशनशिप मायने रखती है, यहाँ लोगों की सोच मायने रखती है। और वैसे भी समीर सर एक ही बात बोलते हैं, अटूट बंधन। तो ये अटूट बंधन है, ये बंधन टूटने वाला नहीं है, ये वो बंधन है जो दिल से जुड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं दुनिया की नंबर 1 कंपनी के साथ हूँ। नहीं सर, मुझे मालूम है समीर सर आपकी बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत रिगार्ड्स करते हैं और याद रखते हैं आपको। इवन फैमिली में भी वो इतना, मतलब इतने मेमोरी उनकी फास्ट है, इतनी अगर आप देखिए डीप रहती है हमेशा, कि वो उनको याद रहता है कि जयपुर में कौन कौन लीडर है, किस किस से मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिले थे, लास्ट में क्या बात हुई थी। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत कुछ जानने को मिला आज। बहुत सारे लोगों ने, लगभग मुझे लग रहा है 2000 लोगों ने यूट्यूब देखा है और लगभग 300 लोग हमारे साथ में बने ही रहे, तो लगभग 2500 लोग आपसे सीख रहे हैं सर। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है। और ये 2500 लोग जिंदगी में कुछ ना कुछ करने के लिए सीख रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने टाइम निकाला। इन फ्यूचर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद फिर वापस मिलेंगे और वापस कुछ सिखाने की